बस बच्चे आप बेहतर हो, इसलिए आप क्लास लेने के काबिल हो गई। चलिए शुक्र है मैम। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बताइए जरा, पिछली हमने जो लास्ट मेरे आपके साथ क्लास हुई थी, हमने क्या डिस्कस किया था? जरा दिमाग पे जोर दो और मुझे बताओ। मैम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने किया था रिवाइज, और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करना था हमने। हाँ, लास्ट टाइम हमने से मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रिव्यू किए थे रिगार्डिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। किसी का कोई क्वेश्चन हो में लास्ट लेक्चर लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें, वो मैं क्लियर करके फिर आगे जाऊं। All of you, anything regarding resting membrane potential which is not clear, which is confusing you? अच्छा, मुझे बताइए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मेन कंट्रीब्यूशन किस आयन की है? मैम पोटेशियम सोडियम। जी सोडियम एंड पोटेशियम। मैम अगर आपसे पूछूं कि आपने कोई एक आयन का नाम बताना है जिसका मेजर रोल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो आप किस आयन का नाम लेंगे? मैम पोटेशियम। ऑफ कोर्स मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो पोटेशियम की है। इसके अलावा सोडियम का भी रोल है, सोडियम पोटेशियम पंप का भी रोल है। रिगार्डिंग सोडियम एंड पोटेशियम, कौन से चैनल्स होते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन्वॉल्व होते हैं? उन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स। बिल्कुल सही। अब जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो बेटा आप लोगों के ज़हन में एक चीज बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल में जिन चैनल्स का रोल है वो कौन से चैनल है? वोल्टेज गेटेड। लीक चैनल वो है जो हर वक्त लीक कर रहा होता है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं ये वो वाले चैनल्स हैं जो ओपन या क्लोज होते हैं whenever there is change in the voltage across the membrane। क्योंकि वोल्टेज को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो रिस्पॉन्स क्या है? ओपन होना या क्लोज होना। इस वजह से इनके इस रिस्पॉन्स की वजह से इनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है। वेयर एज जब हम लीकी चैनल की बात कर रहे थे रिगार्डिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये एक इंटेग्रल प्रोटीन है जिसने एक रास्ता बनाया हुआ है लीकी चैनल जिसको उसमें से पोटेशियम और सोडियम लीक कर रहा है। दोनों आयंस लीक करते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम अंदर जाता है, क्योंकि उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स उनको अलाउ करते हैं इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। और दूसरी चीज कि ये लीकी चैनल जो हैं दे आर मच मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। लेकिन जब हम आगे एक्शन पोटेंशियल में वोल्टेज गेटेड चैनल्स की बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल में से पोटेशियम पास करता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल में से सोडियम पास करता है। अब किस डायरेक्शन में ये जाते हैं उसमें आपने वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है जो लीकी चैनल में था, यानी कि जब वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा तो आयन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे, बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आएगा। ये डाउट या कंफ्यूजन हो? जी बेटा? नो मैम। ओके, आगे चलती हूँ।
तो अब आपने अपना सारा फोकस जो है लीकी चैनल से उठा कर वोल्टेज गेटेड चैनल्स पे ले आना है एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहली बात रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल कि एक्शन पोटेंशियल है क्या। अक्सर वाइवा जब स्टार्ट होता है तो बच्चों से पूछा जाता है डिफाइन एक्शन पोटेंशियल या व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। कोई भी आपसे एक्शन पोटेंशियल का वाइवा स्टार्ट करेगा तो यूजुअली पहला क्वेश्चन वो आपसे यही करेगा कि जी डिफाइन एक्शन पोटेंशियल या व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। So action potential, as you can see in the slide, it is rapid changes in the membrane potential that spread rapidly along the membrane. Property क्या है action potential की कि membrane potential में जो changes आती हैं, पहली बार changes आती हैं membrane potential में और वो travel करती हैं along membrane. ये जो travel करना है membrane potential changes का all along the membrane of the न्यूरॉन, इसको हम एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहते हैं। अब जब हम एक्शन पोटेंशियल को स्टडी करेंगे तो हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है और हर स्टेज को हम देखेंगे कि इस स्टेज पे कौन सा चैनल इन्वॉल्व है, कौन से आयन की मूवमेंट इन्वॉल्व है और किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो हम जिन स्टेजेस में इसको स्टडी करेंगे उसमें एक हमारी रेस्टिंग स्टेज होगी और रेस्टिंग स्टेज का मतलब ये है कि इस वक्त रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लेवल पे होगा। रेस्टिंग स्टेज, इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज द स्टेज व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरी रेस्टिंग स्टेज के बाद जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बाद अगली स्टेज जो है वो रीपोलराइजेशन। ये 3 मेन स्टेजेस हैं जिसमें हम इसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक और स्टेज भी होती है जिसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। उसमें क्या होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे जाने से पहले एक और चीज आप लोगों को बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेबल सेल्स में जो है प्रोड्यूस होता है। एक्साइटेबल टिश्यू क्या होता है, कोई बताएगा? हम किस टिश्यू को एक्साइटेबल कहेंगे? मैम जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो। जिसमें बेटा क्या हो रहा हो? एक्शन एक्शन एक्शन। एक्शन से क्या मुराद है आपका? एक्शन पोटेंशियल मैम जी which can pass electrical impulses. ऐसे सारे बॉडी टिश्यू जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल चेंजेस, वो सारा हमारा एक्साइटेबल टिश्यू है। एग्जाम्पल दें मुझे एक्साइटेबल टिश्यू की। Nervous tissue. नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, ये हमारे 2 मेन क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं एक्साइटेबल टिश्यू की। हम इनको क्यों एक्साइटेबल टिश्यू कहते हैं? बिकॉज whenever you apply the stimulus they will respond to stimulus by generating changes in their potentials. पोटेंशियल हमने कहाँ देखना है? इनकी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस देखना। Any question up till now? Should I move on? Ma'am, जी ma'am, can we define action potential like this? That when the cell is more positive inside as compared to outside. बेटा दिस इज इनकम्प्लीट। एक्चुअली देखिए एक्शन पोटेंशियल में ऐसा होता है जो आप कह रहे हो कि इट इज क्या आपने वर्ड इस्तेमाल किए, दोबारा बोलो कि इट इज more positive inside as compared to outside. एज कम्पेयर। देखो रेस्टिंग, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाती है। एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद जो अगली फेज है जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, उसमें आपकी ये डेफिनेशन की जो आप बता रहे हैं ना कि इनर जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज द डीपोलराइजेशन फेज। सो दिस डेफिनेशन इज explaining just one part of the action potential. Definition has to be complete, ठीक है?
सिर्फ यही नहीं होता एक्शन पोटेंशियल में कि आपका इनसाइट ज्यादा पॉजिटिव, हाँ ये होता है, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, फिर वो वापस आरएमपी पे आएगा, और थर्ड थिंग ये चीज ट्रेवल करेगी, पहले एक पार्ट में ये हुई, फिर अगले पार्ट में हुई, फिर अगले, इट हैज टू ट्रेवल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर मेम्ब्रेन। सो ये डेफिनेशन गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है थोड़ी, it is just explaining one stage of the action potential. You have to mention कि changes होंगी potential में, अब वो inside पहले पॉजिटिव ज्यादा होगा, फिर वो वापस आएगा अपनी नेगेटिविटी पे, और थर्ड थिंग जो आपने डेफिनेशन में मेंशन करनी है, ये जो चेंजेस हो रही हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन, दे ट्रेवल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, और किसी ने कुछ पूछना हो? नो मैम। आगे चलो, स्लाइड नजर आ रही है बच्चे, Yes, ये ma'am. है एक्शन पोटेंशियल की डायग्राम। जी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हेयर मी? Yes, ma'am. ओके, आपको ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये क्या है? दिस इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो -90 millivolt, this is the stage is called resting membrane potential, right? Then the graph goes upwards straight. This is the phase which is depolarization. And then the graph comes downwards. This is the stage which is called repolarization. ये जो ऊपर लेबल हुई है ओवरशूट, ओवरशूट हम किसको कहते हैं? देखिए, resting membrane potential is -90 millivolt. When you will apply stimulus, तो क्या होता है, आपकी इनसाइड जो है एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलस दैट यू अप्लाइड, आपकी इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। ये जो आपका इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में रेस करता है पोटेंशियल, व्हेन द पोटेंशियल क्रॉसेस 0 millivolt, तो उसको हम ओवरशूट पोटेंशियल कहते हैं। Overshoot is the membrane potential, the inside, when it crosses 0 and rises in the positive direction. 0 से ज्यादा आपका inside positive होगा तो आप उसको overshoot potential कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि रेस्टिंग स्टेज के ऊपर चैनल्स की क्या जो है वो पोजीशन है। हमें ये जब हमें पता होगा कि रेस्टिंग स्टेज पे चैनल्स कैसे हैं, तभी हम आगे चलेंगे कि डीपोलराइजेशन में फिर चैनल्स में क्या चेंज आता है, रीपोलराइजेशन में फिर चैनल्स में क्या चेंज आता है। और चैनल हमने कौन सा स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन पोटेंशियल। कौन से चैनल्स हम स्टडी करेंगे? Voltage gated. Voltage gated. वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। सबसे पहले हमने बात करनी है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की। मैं ये आपको डायग्राम पे पहले लेके जा रही हूँ। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें ये मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन में ये जो बना हुआ, दिस इज द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अगर आप इस चैनल को देखें, एक इसका ये फ्लैप है और एक इसका ये फ्लैप है। ये जो चैनल क्या होता है, आपकी इंटेग्रल प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये इस मेम्ब्रेन प्रोटीन की एक्सटेंशंस होती हैं जो एज गेट्स एक्ट करती हैं। जब ये इसके साइड पे हो जाता है तो ये चैनल हम कहते हैं ओपन हो गया। जब ये फ्लैप इसके ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये चैनल अब क्लोज हो गया। These are extensions of these membranes which behave as gates. अब ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इसके 2 गेट्स होते हैं। ये आपने
सुनना है, मुश्किल नहीं है समझना, एक दफा अच्छी तरह, इट इज वेरी इजी। ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, इसके दो गेट्स हैं, वन इज कॉल्ड इनएक्टिवेशन गेट एंड द अदर इज कॉल्ड एक्टिवेशन गेट। जो इनएक्टिवेशन गेट है, आपने याद रखना है कि ये किस साइड पे होता है, ऑन द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, और जो एक्टिवेशन गेट है वो किस साइड पे होता है, ऑन दी मेम्ब्रेन साइड विच इज फेसिंग एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वाली साइड है, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वाली साइड है। ये जो मैं कर्सर हिला, यू आर एबल टू सी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वाली साइड है, वहां पे आपने याद रखना है कि आपका एक्टिवेशन गेट होगा, और जो आपकी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वाली साइड है, वहां आपने याद रखना है कि वहां आपका इनएक्टिवेशन गेट होगा। अब आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम कम है। जब कभी भी ये गेट्स ओपन हो, दोनों देखें, इसमें से कोई चीज गुजर सकती है। जब ये वाला भी गेट ओपन हो और ये वाला भी गेट ओपन हो, ऐसे ही है ना? अगर इनमें से कोई भी एक गेट बंद हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला बंद है, तो इसमें से सोडियम गुजर सकता है? नहीं गुजर सकता ना। इसी तरह अगर ये अंदर वाला बंद हो, जैसे ये है, तो क्या इसमें से सोडियम गुजर सकेगा? नहीं गुजर सकेगा। ठीक है, जब ये दोनों खुले होंगे तो इसमें से सोडियम ने मूव करना है, और जब भी ये दोनों खुले होंगे तो सोडियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू Fluid to intracellular fluid. टू द इंट्रासेल्युलर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. आगे चलो। No. अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब आपने ग्राफ की ये स्टेज देखनी है, अगर आप इस चैनल की स्टेट देखें तो -90 मिलीवोल्ट पे इसका एक्टिवेशन गेट जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वाली साइड पे वो बंद होता है, और जो इनएक्टिवेशन गेट है जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वाली साइड पे होता है वो ओपन होता है। ठीक है, ये अब आप चीज आपने याद रखनी है। At -90 millivolt, the activation gate of voltage gated sodium channel is closed, whereas inactivation gate of voltage gated sodium channel is open. अब जब आप मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस अप्लाई करते हो, कोई भी स्टिमुलस, मैकेनिकल, थर्मल, व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी आपने स्टिमुलस अप्लाई किया, अगर तो वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस होगा, तो क्या होता है कि आपका ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट ये ओपन हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, सुप्रा थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। जी Ma'am, I know the threshold stimulus, but supra and sub, I don't know. ओके, थ्रेशहोल्ड वो होगा जो आपकी इतनी वोल्टेज चेंज जनरेट कर देगा स्टिमुलस, जो जिससे एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाए। हर एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल। अगर वो कोई भी स्टिमुलस दैट इज एबल टू जनरेट सफिशिएंट चेंज पोटेंशियल या वोल्टेज जो कि आपके थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक जो पहुंच जाए, तो तभी एक्शन पोटेंशियल फायर होता है। जो सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस होता है उसको हम सब थ्रेशहोल्ड इसलिए करते हैं, वो इतनी वोल्टेज चेंज जनरेट नहीं करता कि वो थ्रेशहोल्ड पे पहुंच के एक्शन पोटेंशियल फायर करे। और सुप्रा थ्रेशहोल्ड जो है स्टिमुलस वो होता है, आपका एक थ्रेशहोल्ड रिक्वायर्ड है, एक वैल्यू है जितनी चेंज चाहिए पोटेंशियल में चेंजेस, तभी जाके एक्शन पोटेंशियल फायर होगा। अगर कोई भी स्टिमुलस वो उसको अचीव कर लेता है, इट विल फायर एन एक्शन। उससे ऊपर आप जितनी मर्जी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं, एक्शन पोटेंशियल जो है वो उसी तरह जनरेट होगा। सुप्रा थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस जिसकी जो वो इतनी ज्यादा वोल्टेज चेंज जनरेट करता है विच इज मच ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड,
उसको हम सुप्रा कहते हैं। दो थ्रेशोल्ड है वो उतनी जनरेट करता है जितनी रिक्वायर्ड है, और जो सब है वो इतनी वोल्टेज चेंज जनरेट नहीं करता कि एक्शन पोटेंशियल फायर हो, बस लोकलाइज चेंज आती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, दैट इज इट। So now you come back to this diagram. Now this is the resting membrane potential state. Now when you apply threshold stimulus, होता क्या है कि आपका जो threshold stimulus है वो आपके इतनी वोल्टेज चेंज को जनरेट कर देता है कि आपका ये जो एक्टिवेशन गेट है सोडियम चैनल का ये ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिवेशन गेट ओपन होता है, सोडियम जो कि बाहर लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, इट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड, राइट। अब आप अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेंज को देखें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसने वोल्टेज चेंज, उसने ये आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन कर दिया, सोडियम सेल के अंदर आना शुरू हो गया और आपकी वोल्टेज कहां से चली गई, कहां पे, -92 + 35 मिलीमीटर। अब हम वापस अगर ग्राफ पे जाएं, ये जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई, ये कब हो रहा है, ये इधर हो रहा है, डीपोलराइजेशन जिसको हम कहते हैं। इसको मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, -90 मिलीवोल्ट इज द RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आपने जब स्टिमुलस अप्लाई किया तो क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया। इनएक्टिवेशन गेट पहले ही खुला हुआ था, ठीक है, और सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना शुरू हो गया। चूंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, इसीलिए ये आपका पोटेंशियल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज कर रहा है। ये -90 है और ये अब पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज करता 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 कहां तक चला जाता है, 0 को क्रॉस करके तकरीबन +35 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। ये जो फेज है इसमें सोडियम सेल के अंदर मूव कर रहा है और सोडियम के मूव करने की वजह से सेल के अंदर पॉजिटिव फेज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन फेज। कुछ समझ आए? मैम आपकी आवाज क्लियर। Ma'am, can you repeat it? जी बिल्कुल, आई विल रिपीट दिस। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट। पहले मैं उस डायग्राम पे चली जाती। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -90 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की स्टेट कैसी होती है, इसका एक्टिवेशन गेट बंद होता है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है। जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा या सुप्रा थ्रेशोल्ड होगा, दैट विल रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ दिस एक्टिवेशन गेट। जो ये RMP पे बंद था, लेकिन जब हमने स्टिमुलस अप्लाई किया तो ये गेट ओपन हो गया। जब ये गेट ओपन हुआ तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड आना शुरू हो गया। जब सोडियम आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो क्या होगा, सेल के पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये नीचे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल जो है -90 से 35 मिलीवोल्ट तक जाता है। अब मैं ग्राफ पे अगर जाऊं, ये कब हो रहा है, ये इस फेज में हो रहा है जिसको हमने डीपोलराइजेशन लेबल किया हुआ है। अगर आप ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें पोटेंशियल जो है -90 मिलीवोल्ट से राइज करके पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज कर रहा है। क्यों राइज कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ, बिकॉज यहाँ पर आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो गए हैं। क्यों ओपन हो गए हैं, स्टिमुलस अप्लाई किया तो उसने इतनी सफिशिएंट वोल्टेज चेंज जो है वो जनरेट की, जिसको वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ने रिस्पॉन्ड किया। किस तरह रिस्पॉन्ड किया कि उसका एक्टिवेशन गेट जो पहले बंद था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, अब वो ओपन हो गया। जैसे ही वो ओपन हुआ तो सेल के अंदर सोडियम मूव करना शुरू हुआ। जैसे ही सेल के अंदर सोडियम मूव किया तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू हो गई, which is shown by this graph, which is rising from -90 to 0 and +35 मिलीवोल्ट। ये जो फेज है जिसमें सेल के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करती है,
इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। डीपोलराइजेशन स्टेज में आपका एक्टिवेशन गेट भी ओपन होगा और इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन होगा। जी, अब मुझसे पूछें क्या इसमें क्या चीज समझ नहीं आई और क्या चीज समझ आ गई? जी, कोई आवाज निकालो ताकि मुझे पता चले। है बेटा, ये आपको समझ आई है? डीपोलराइजेशन स्टेज हम किसको कहते हैं? यस मैम। और मैम हम इस वक्त सिर्फ Okay, what is सोडियम की बात कर रहे हैं। depolarization? कोई बता? जी मैम हम इस वक्त सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं डीपोलराइजेशन में। सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन जो है, जब आप एक्शन पोटेंशियल नर्व का पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जब इसके एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन की बात होगी तो उसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट आयन है, दैट इज सोडियम। उसका कौन सा चैनल होगा? उसका वोल्टेज गेटेड चैनल होगा। सोडियम कहां से कहां मूव करेगा? सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मूव करेगा। आपका डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इनसाइड पॉजिटिव होता है, और कहां तक पॉजिटिव होता है? -90 से 0 क्रॉस कर जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन। कोई बच्चा मुझे बताए कि डीपोलराइजेशन स्टेज क्या होती है? Any one of you? May I explain? So when we apply the threshold stimulus, the activation gate opens, and as the sodium is present in a large quantity outside, so it tends to move inside the cell, and the depolarization occurs, which means both gates are open, and that's all. Membrane potential becomes. अगर आपसे कोई पूछे कि name the channels that is involved in the development of depolarization phase of action potential of the nerve fiber, तो आप किस चैनल का नाम लेंगे? मैम वोल्टेज गेटेड थे ना? जी मैम सोडियम अगर आपसे वोल्टेज कोई वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का कोई आपसे पूछे कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन फेज सोडियम का इनफ्लक्स होता है या ईफ्लक्स होता है, तो आप क्या कहेंगे? मैम ईफ्लक्स होगा। इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स होगा। Influx होगा। सोडियम इनफ्लक्स होगा, सेल के अंदर आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ रहा है, इफ्लक्स हो गया ना। इफ्लक्स तो हम तब कहते हैं जब बाहर मूव करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, एक बच्चे ने मुझसे पूछा हुआ है कि बताएं ओवरशूट। ओके बेटा, ये जब सोडियम अंदर सोडियम चैनल्स अंदर इनफ्लक्स हो रहा होता है तो आपका ये इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राफ ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये -90 से कहाँ है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। -90, -80 से -70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 और फिर फाइनली ये पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाएगी +10, 20, 30। जब आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑन द इनसाइड इट क्रॉसेस 0, ये सारी नेगेटिविटी उसने क्रॉस करके 0 भी क्रॉस करके पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है, तो इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ को विच इज इन द पॉजिटिव, विच इज शोइंग यू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, इसको हम ओवरशूट कहते हैं। ये जो 0 से लेके +35 मिलीवोल्ट तक का जो ग्राफ का पोर्शन है, ये आपको एक्चुअल पॉजिटिव पोटेंशियल इनसाइड द सेल शो कर रहा है, इसको हम ओवरशूट कहते हैं। जब पोटेंशियल, सादे अल्फाज में है कि जब पोटेंशियल एक्चुअली पॉजिटिव हो जाता है, देखें -90 से 0 तक ऑल्दो वो राइज कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन व्हेन इट इज एक्चुअली पॉजिटिव उस पोर्शन को हम ओवरशूट कहते हैं। एक्चुअली तो पॉजिटिव 0 से ऊपर है ना वैल्यू,
+1, 2, 3, 35 तक. This is the overshoot potential, which is actually showing you the positive value. समझ आया? ओके. अगली स्टेज पे चलो. यस मैम. ओके. अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये राइज करना शुरू हुआ और उसके बाद तकरीबन +35 मिलीवोल्ट तक जब जाता है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है. नीचे आने का क्या मतलब है? अगर मैं इस ग्राफ से आपको पूछूं कि ये जो ग्राफ अब नीचे की तरफ जा रहा है, इस ग्राफ को सामने रख के आपके जहन में क्या आता है? व्हाई इट इज गोइंग डाउनवर्ड? मैम वापस से नेगेटिव हो रहा है. ऊंचा बोलना बच्चे. मैम वो वापस से वो नेगेटिव हो रहा है इसलिए. नेगेटिव हो. ग्राफ नीचे कब जाएगा, या ग्राफ नीचे किस तरह जाएगा, या इन वर्ड्स ये पोटेंशियल वापस नेगेटिविटी की तरफ किस तरह आएगा? जहन में कुछ आता है? मैम पोटेशियम मैम जब सोडियम इफ्लक्स होगा. मैम जब सोडियम अंदर आएगा तो इफ्लक्स होगा. सोडियम इफ्लक्स होगा. लेकिन सोडियम तो बाहर उसको रास्ता मिले. देखिए यहाँ पे आपका चैनल क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है. वो तो सोडियम का अगर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा तो वो तो बाहर से अंदर मूव करेगा, बिकॉज पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा. मैम लीक चैनल्स ओपन हो. लीक चैनल का कोई रोल नहीं है एक्शन पोटेंशियल. ओके. मैम सोडियम चैनल जो है वो क्लोज होकर पोटेशियम ओपन होगा. यस. देखें ग्राफ ऊपर जाना क्यों बंद हो गया? कि सेल के अंदर पॉजिटिविटी आना बंद हो गई. दैट मीन्स देयर इज क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. वन थिंग, ग्राफ अब नीचे जा रहा है, यानी कि जो पॉजिटिविटी उसने गेन की है, समहाउ इट इज लूजिंग दैट पॉजिटिविटी. और ये पॉजिटिविटी किस तरह लूज करता है? देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल. जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलता है तो देखें पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है. द पोटेशियम विल मूव आउट. पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, ठीक है. जब पोटेशियम का इफ्लक्स होगा तो सेल पॉजिटिविटी लूज करेगा, बिकॉज पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. तो ये ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा. ग्राफ ऊपर जा रहा है यानी कि द सेल इज गेनिंग पॉजिटिव आयन. सेल अब जब ग्राफ ऊपर जाना रुक गया, मींस कि वो जो पॉजिटिव आयन गेन कर रहा था वो चैनल अब बंद हो गया है. और अब जब ग्राफ नीचे आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? कि वो पॉजिटिविटी लूज कर रहा है. सो डीपोलराइजेशन में सेल के अंदर सोडियम मूव करता है. इन द रीपोलराइजेशन से सेल से पोटेशियम बाहर मूव करता है. As both these ions are positively charged, when the cell will gain sodium, the graph will rise. When the cell will lose potassium, the graph will go down. Clear? Yes ma'am. I couldn't get it. जी मैम मुझे समझ नहीं आया ये. समझ नहीं आया. अच्छा, मुझे बताओ कि what is depolarization? When when the potential changes from 90 to +30 when there is a stimulus. अच्छा ठीक है. ये जो -90 से 35 है, इसमें कौन सा चैनल ओपन होता है? मैम इसमें एक्टिवेशन चैनल जो है वो ओपन होता है. एक्टिवेशन चैनल तो कोई है ही नहीं. कौन सा चैनल है? अगर ये हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया ना तो 2:10 पे अगली क्लास है, तो बेटा आप फिर भी इधर से ही डिस्कशन शुरू कर लेना. हाँ जी, यहाँ पे कौन सा चैनल इन्वॉल्व है डीपोलराइजेशन? वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से सोडियम अंदर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ग्राफ जो है अब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज कर रहा है. अब ये जब
ग्राफ फर्दर राइज करना बंद कर दिया इसने, इसका क्या मतलब हुआ? ये सोडियम अंदर आना बंद हो गया है, या कोई भी पॉजिटिव आयन जो अंदर आ रहा था वो अब अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। डज इट मेक सेंस? मैम जी मैम लाइक ये जो ग्राफ है लाइक ये वापस लाइक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लाइक पोटेशियम लाइक इनसाइड ज्यादा होता है, तो व्हाई इज इट गोइंग? हमारे पास लाइक जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो ज्यादा लाइक इनसाइड होते हैं, तो फिर आप लाइक क्यों लाइक पोटेशियम आप कह रही हो कि बाहर जा रहे हैं? अच्छा, एक आपको एक फैक्ट है, एक प्रूवन फैक्ट है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है ना। और क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं? सोडियम कितना होता है बाहर? तकरीबन 142 मिली इक्विवेलेंट, और अंदर कितना होता है? 14 मिली। और पोटेशियम अंदर कितना होता है? और बाहर 4। वो मैं देखूं, अगर आप इनके डिफरेंस देखें दोनों आयंस के, तो कितना ज्यादा फर्क है बिटवीन इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी कोई रास्ता सोडियम के लिए खुलता है तो सोडियम अंदर जाता है। ठीक है, जब कोई रास्ता पोटेशियम के लिए खुलता है तो पोटेशियम बाहर आता है। अब जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट है, जिसके ऊपर सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है आपको पता है, जो भी अभी हमने एक बताई आपसे पूछी, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। इनके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है वो इनको फेवर करते हैं कि जी जब भी कोई पैसेज मिलेगा तो सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा। जब हम एक्साइटेबल टिश्यू पे थ्रेशोल्ड या सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मेम्ब्रेन किस स्टेट में जाती है? डीपोलराइज स्टेट में। डीपोलराइज स्टेट हमने जो डिस्कस की वो ये थी कि आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, और जैसे ही वो ओपन होते हैं सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाना शुरू कर देता है, बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसको इस डायरेक्शन में मूव कराता है। अब ये जो सोडियम आयन सेल के अंदर जाते हैं, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन जो है जो इनसाइड -90 मिलीवोल्ट थी उसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देता है, -90 से -80, 70, 60, यहां तक के वो 0 क्रॉस करके पॉजिटिव जो है वैल्यू तकरीबन +0 से ऊपर 35 मिलीवोल्ट जो है इसके बीच में कोई पॉजिटिव वैल्यू तक राइज करता है, और फिर ये राइज होना बंद हो जाता है। ठीक है, ये पोटेंशियल राइज होना इसलिए बंद हो जाता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ओपन हुए थे अब वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसीलिए ग्राफ जो है और ऊपर नहीं जाता, ग्राफ ऊपर जाना जो है यहाँ पे आके रुक गया है, वन थिंग। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता कि ग्राफ ऊपर जाना रुक जाता है, ये ग्राफ अब नीचे आना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिविटी इसने गेन की थी अब ये पॉजिटिविटी लूज कर रहा है। ठीक है, और वो पॉजिटिविटी ये कौन सी लूज करता है? ये पॉजिटिविटी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयंस। होता ये है कि जो हमने स्टिमुलस अप्लाई किया था जिसने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को खोला था, वही स्टिमुलस जो है आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स को भी ओपन करता है। फर्क ये है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पहले ओपन हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। जब ये चूंकि इनको हम ये स्लो चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो फास्ट चैनल्स होते हैं। ये स्लो और फास्ट की टर्म हम किसके लिए
यूज कर रहे होते हैं, किन मानों में यूज कर रहे होते हैं, इनका जो रिस्पॉन्स होता है। सोडियम चैनल को हम फास्ट चैनल इसलिए कहते हैं, वो फौरन रिस्पॉन्स देता है, जैसे स्टिमुलस दिया वो ओपन होना शुरू हो गए। पोटेशियम चैनल को हम स्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली सोडियम की निस्बत ओपन होने में टाइम लगाता है, और बाय द टाइम जब ये ओपन होता है, क्या वो टाइम क्या होता है, वो टाइम वो वाला होता है जब सोडियम चैनल्स बंद होने लगते हैं। जो पोटेशियम चैनल की ओपनिंग है वो किसके साथ कोइंसाइड करती है, उस टाइम के साथ कोइंसाइड करती है जिस वक्त वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद होना शुरू होते हैं। वो बंद होना शुरू होते हैं तो ग्राफ ऊपर जाना रुक जाता है। अब जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल साथ खुलना शुरू हो जाएंगे तो ग्राफ नीचे क्यों जाएगा, पोटेशियम सेल के अंदर इतना ज्यादा है वो बाहर मूव करेगा फॉलोइंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी आई थी, अब फर्दर पॉजिटिविटी आना बंद हो गई क्योंकि सोडियम चैनल बंद हो गए, और साथ ही साथ पोटेशियम चैनल की वजह से सेल ने पॉजिटिविटी लूज करना शुरू कर दी, तो ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, और ये जो पॉजिटिविटी लूज होता है सेल में और उसका जो पोटेंशियल है ये वापस जाता है टुवर्ड्स आरएमपी। इस फेज को हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक और चीज इस मौके पे मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल होता है तो हम ये जो बातें कर रहे हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला तो सोडियम अंदर मूव किया, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुला तो पोटेशियम बाहर मूव किया, ये बहुत स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस जो है एक एक्शन पोटेंशियल में इन्वॉल्व होती है। ये नहीं होता कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला, सोडियम अंदर मूव किया तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही बदल जाए, बाहर फिर भी ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक्शन पोटेंशियल जो है बहुत थोड़े से आयंस की इन्वॉल्वमेंट से होता है। ठीक है, इसी तरह जब रीपोलराइजेशन फेज में जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं, दैट डजंट मीन कि पोटेशियम बाहर जा रहा है तो अब अंदर कम हो गया। नो, अगर आप उसका कंसंट्रेशन डिफरेंस देखें तो बेशक डीपोलराइजेशन फेज में सोडियम अंदर मूव किया लेकिन वो बाहर फिर भी ज्यादा ही होगा। इसी तरह रीपोलराइजेशन फेज में बेशक पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है लेकिन अंदर वो बाहर की निस्बत ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, नाउ आस्क क्वेश्चन। अगर आपको ये जो भी मैंने बातें की हैं इनमें से जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, यू आर फ्री टू आस्क। जी मैम जी मैम आपने कहा कि लाइक बहुत कम आयंस जाते हैं और आते हैं मैम, तो फिर लाइक ये पॉजिटिविटी और ये नेगेटिविटी फिर ये कैसे चेंज होती है? जितने भी मूव करते हैं वो इतने होते हैं कि आपकी मेम्ब्रेन के अलोंग जो पोटेंशियल है उसमें चेंज लाते हैं। ये नहीं मैं कह रही, मैं आपको उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस के उसमें तवसत से कह रही हूं कि ये ना सोचिएगा कि एक एक्शन पोटेंशियल हुआ, डीपोलराइजेशन फेज हुई तो सेल के अंदर सोडियम अब बाहर की निस्बत ज्यादा हो गया। नो, इतना ह्यूज डिफरेंस है अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन में कि जब डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन फेज हो रही होती है, जब सोडियम अंदर जा रहा होता है, पोटेशियम बाहर आ रहा होता है, तो ऑल्दो उनकी जितने भी आयंस की मूवमेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज लाती है। ये जितने भी हम देख रहे हैं कि -90 मिलीवोल्ट से 0 पे जा रहा है 35, लेकिन उनका जो कॉन्सेंट्रेट अमाउंट ऑफ आयंस है उसमें ये फर्क नहीं आता कि अब वो पहले बाहर ज्यादा थे तो अब अंदर ज्यादा हो गए। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दे डू कॉज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, -90 मिलीवोल्ट जो पहले अंदर था अब वो वाकई पॉजिटिव होता है, कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ। ये रिलेटिव टर्म्स में हम बात कर रहे हैं कि बाहर जितना सोडियम है उसमें से जितना अंदर मूव किया, रिलेटिव टर्म में मैं आपको ये बात बता रही हूँ। वो जो अमाउंट है वो बाहर जितना सोडियम है उसके निस्बत बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन
वो जितना भी अमाउंट है, इट डज कॉज चेंज इन पोटेंशियल बिकॉज इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। जी बेटा, अभी भी जो यू आर फ्री टू आस्क, आपके दिल में जो भी कंफ्यूजन होती है ना, इसको पूछ ले। नो मैम, बस यही तो समझ आ गई है थोड़ी सी। एनीबॉडी एल्स? अब अगर ये मैंने आपके सामने पहली स्लाइड दोबारा रखी है कि एक्शन पोटेंशियल इज एक्चुअली रैपिड चेंजेस इन द मेन पोटेंशियल दैट स्प्रेड रैपिडली अलोंग द नर्व मेम्ब्रेन। इसकी जो स्टेजेस हैं उसमें रेस्टिंग स्टेज इज आरएमपी व्हिच इज -90 मिलीवोल्ट। डीपोलराइजेशन स्टेज जो है दैट इज कॉज्ड बाय सोडियम आयंस इनफ्लक्स। रीपोलराइजेशन फेज स्टेज जो है उसमें दो चीजें हैं, क्लोजर ऑफ सोडियम, प्रोग्रेसिव क्लोजर ऑफ सोडियम आयन चैनल, और दूसरी चीज है पोटेशियम आयन इफ्लक्स। देखिए डीपोलराइजेशन में सिंपल सोडियम अंदर मूव किया, अंदर पॉजिटिविटी डेवलप हुई, इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन रीपोलराइजेशन में दो चीजें होंगी, आपका जो सोडियम अंदर मूव कर रहा था अब वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपका पोटेशियम जो है थ्रू द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बाहर मूव करना शुरू कर देगा। डीपोलराइजेशन is caused when the cell inside becomes positive. Repolarization is caused by the closure of positive ion entry and also by losing positivity. Entry किस पॉजिटिव आयन की बंद हुई है? सोडियम की। और लूज आप कौन से पॉजिटिव आयन कर रहे हो? पोटेशियम। क्लियर? आगे चलो। मैम आपने हाइपर पोलराइजेशन लेक्चर के स्टार्ट में टर्म यूज की थी, उसका थोड़ा बता दें। जी बेटा बताने लगी, थोड़ा सा हौसला करो। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्लियर है? यस मैम। ओके, अच्छा, हाइपर पोलराइजेशन पे जाने से पहले ये डायग्राम हम जरा थोड़ी रिव्यू करें। जब सेल आरएमपी पे होता है तो मैंने आपको कहा था कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, इसका एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है और इनएक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन होता है। जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हो और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये जो एक्टिवेशन गेट है ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। ये जो हमने बात की कि सोडियम चैनल जो है अब बंद होना शुरू हो जाते हैं अराउंड ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर जाना बंद हो गया, यानी कि सोडियम चैनल्स बंद हो गए। इसके ऊपर क्या चीज बंद होती है? ये आपका इनएक्टिवेशन गेट जो है वो बंद हो जाता है। ये और ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। पहले जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो जो हम कहते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गया है, वो क्यों? उसका मतलब क्या होता है कि उसका एक्टिवेशन गेट खुल जाता है। जब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे अब सोडियम चैनल इनएक्टिवेट होना शुरू हो गया, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि उसका इनएक्टिवेशन गेट बंद हो गया, ठीक है। ये गाइडलाइन की डायग्राम है, इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है डिफरेंट स्टेजेस में। आरएमपी पे आपका एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है, इनएक्टिवेशन ओपन होता है। आपकी जब डीपोलराइजेशन फेज होगी तो दोनों गेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद डीपोलराइजेशन फेज के एंड पे क्या होता है, जब आपकी अगली रीपोलराइजेशन फेज में स्टार्ट होना होता है, आपके सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद अगर आप वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एक ही गेट है पोटेशियम चैनल का। सोडियम चैनल के दो गेट्स हैं, इसका एक ही गेट है, और वो किस साइड पे होता है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वाली साइड पे होता है। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सेल होता है तो इसका ये वाला गेट जो है क्लोज होता है। ये जो हम बात करते हैं इस पॉइंट की कि यहाँ पे सोडियम चैनल बंद हो गया और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, तो वो ये वाली स्टेज है। वो जो हम कहते हैं कि अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो गया तो उसका ये गेट ओपन हो जाता है। ये गेट क्यों ओपन हुआ है? ये गेट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सोडियम का
इन ये जो बाहर वाला गेट है ये भी स्टिमुलस की वजह से खुला था, पोटेशियम का भी ये गेट स्टिमुलस अप्लाई करने की वजह से खुला है। फर्क ये है टाइमिंग का, ये पहले खुल जाता है और पोटेशियम का थोड़ा टाइम लेता है खुलने में। और ये जो थोड़ा टाइम लेता है खुलने में, तो ये जिस टाइम खुलता है वो कौन सा टाइम होता है, जिस वक्त वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो रहे होते हैं, यानी कि डीपोलराइजेशन फेज एंड हो रही होती है। सोडियम चैनल्स आर फास्ट चैनल्स, पोटेशियम channels are slow as compared to sodium channels. Any problem regarding this diagram? Any question regarding this diagram? No, ma'am. No, ma'am. Okay. अब हमने आरएमपी देखा, हमने डीपोलराइजेशन देखी, हमने रीपोलराइजेशन देखी। एक चीज होती है हाइपर पोलराइजेशन, जिसको हम पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल भी कहते हैं। मेम्ब्रेन becomes more negative than the original resting membrane potential. Misnomer है reason, yes, slow closure of potassium channel से मैं आपको डायग्राम पे बताती हूँ। देखें, ये आपका एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वहां से डीपोलराइजेशन फेज स्टार्ट हुई, फिर रीपोलराइजेशन फेज स्टार्ट हुई, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन हम किसको कहते हैं? दिस इज द लेवल ऑफ आरएमपी ना, ये जो लाइन है। होता ये है कि जब ये रीपोलराइजेशन फेज हो रही होती है तो ग्राफ आरएमपी से थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ये जो ग्राफ -90 मिलीवोल्ट से नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब है? सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -90 मिलीवोल्ट है, अगर आप उससे कम के कंपेयर करें तो सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? इस ग्राफ से आपको क्या समझ आती है देख के? व्हेन इट इज गोइंग, जी नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। देखें, रीपोलराइजेशन फेज में हम कहते हैं कि ग्राफ वापस आरएमपी पे चला जाता है, विच इज -90 मिलीवोल्ट। कई दफा इस तरह होता है कि ये ग्राफ -90 से भी नीचे चला जाता है, यानी कि और नेगेटिव हो जाता है। ये जो -90 मिलीवोल्ट से नीचे और नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, इस फेज को हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। और इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको अभी जो बताया कि पोटेशियम चैनल स्लो हैं एज कंपेयर टू सोडियम, स्लोली खुलते हैं, स्लोली बंद होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये इस पॉइंट पे जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलना शुरू होता है, बाय द टाइम ग्राफ आपके आरएमपी पे पहुंचता है तो पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। एक दफा इनको बंद होने में टाइम लगता है, ये बहुत स्लोली बंद होते हैं। जब ये स्लोली बंद होते हैं तो आपका पोटेशियम सेल से बाहर जाता रहता है, यानी कि द सेल इज लूजिंग पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से ग्राफ थोड़ा सा आरएमपी से नीचे चला जाता है। ये जो नेगेटिविटी है मोर देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू द स्लो क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। Slow closure of potassium channel, membrane becomes more negative than the original RMP. Any question regarding this? वो बेटा जो आप पूछ रही थी, बच्ची पूछ रही थी मुझसे हाइपर, आपको समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -90 मिलीवोल्ट। आपकी जो थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल फायर होता है दैट इज -65 मिलीवोल्ट। -65 -90 में कितने मिलीवोल्ट का डिफरेंस है? तकरीबन 25। Yes, ma'am. 25.
यानी कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उसको इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होती है तकरीबन 25 मिलीवोल्ट तक की टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका एक रेंज होता है कि 15 to 20 मिलीवोल्ट का जो अगर पॉजिटिविटी डेवलप कर जाए तो वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है और आपका एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। ये बात काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा, देखिए -90 मिलीवोल्ट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल कब फायर होता है व्हेन यू अप्लाई थ्रेशोल्ड या सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सुप्रा थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब ये है कि वो थ्रेशोल्ड लेवल की पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा तो ही आपका जो है एक्शन पोटेंशियल फायर होगा। अब वो थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? फॉर अ नर्व which has a resting membrane potential of -90 millivolt, the stimulus has to bring the potential to around -65 millivolt to fire an action potential. -65 और -90 में तकरीबन 25 मिलीवोल्ट का डिफरेंस है, यानी कि इतने मिलीवोल्ट की उसने पॉजिटिविटी अगर वो क्रिएट कर देगा तो एक्शन पोटेंशियल फायर होगा। इतने मिलीवोल्ट की पॉजिटिविटी क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम इनसाइड मूव करता है और आपका पोटेंशियल जो है -90 से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, -90 से -85, 80, 70, ठीक है। अब जब वो पोटेंशियल -65 वोल्ट पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, एक्सप्लोसिव ओपनिंग होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की और एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। तो आपको जो रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड लेवल जिसपे एक्शन पोटेंशियल फायर होगा दैट इज -65 मिलीवोल्ट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू, इसका रूल नहीं है कि -65, इसका एक रेंज होता है तकरीबन 15 to 20 मिलीवोल्ट का जब वोल्टेज में चेंज आ जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो फायर हो जाता है। कोई समझ आई या कंफ्यूजन है तो पूछिए। Any question? No, ma'am. आपने पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक पढ़ा है ना? Yes, ma'am. जी, ये जो एक्शन पोटेंशियल फायर होता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। किस तरह से? जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके थोड़े से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं, सोडियम अंदर मूव करता है। ये जो सोडियम अंदर मूव करता है, ये जो और सेल के अंदर पॉजिटिविटी थोड़ी सी डेवलप होती है, इट कॉजेज ओपनिंग ऑफ मोर सोडियम चैनल्स, और थोड़ा सोडियम मूव करता है, उसकी वजह से थोड़ी और पॉजिटिविटी डेवलप होती है। ये जो और पॉजिटिविटी डेवलप होती है इट रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ मोर सोडियम चैनल, यहां तक के आपका एक जो है इतने सारे क्या स्टिमुलस है विच विल डीपोलराइज द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन की इनसाइड नेगेटिविटी को कम करेगा। वो किसका कम होती है? आपका सोडियम अंदर मूव करता है। ये जो पॉजिटिविटी डेवलप होती है इसकी वजह से देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिसकी वजह से सोडियम और अंदर मूव करता है। जब और सोडियम अंदर मूव करता है तो दैट कॉजेज ओपनिंग ऑफ मोर एंड मोर ऑफ द चैनल्स। तो ये जो है ना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। थोड़ा सोडियम जाएगा, पॉजिटिविटी डेवलप करेगी, वो और सोडियम चैनल को खोलेगा, और पॉजिटिविटी डेवलप करेगी तो वो और सोडियम चैनल्स को खोलेगा। सो एक्शन पोटेंशियल generation is an example of positive feedback mechanism. You understand this? Yes, ma'am. अच्छा जी, अब एक चीज है कैल्शियम। अभी हमने जो भी बातें की पोटेशियम से रिलेटेड की और सोडियम से रिलेटेड की। पोटेशियम जो है हमने कहा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में अबंडेंट है, सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में अबंडेंट है।
कैल्शियम जो है, अगर आप देखें इसका क्या रोल है एक्शन पोटेंशियल में, बेसिकली ये जो आपके एक्साइटेबल टिश्यू की एक्साइटेबिलिटी है उसको लेवल्स ऑफ कैल्शियम जो है वो अफेक्ट करते हैं। अगर आपका कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नॉर्मल रेंज से कम होता जाए तो आपका जो एक्साइटेबल टिश्यू है, यहाँ पे हम नर्व की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक्साइटेबिलिटी हम कहते हैं कि इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम कम होता जाएगा, आपका नर्वस टिश्यू उतना ही ज्यादा एक्साइटेबल होता जाएगा। इसका क्या मतलब है कि नर्वस टिश्यू एक्साइटेबल होता जाएगा? इससे आपके जहन में क्या आता है? Ma'am, we have fast reactions. जी Ma'am, like reactions जल्दी होते हैं फिर like fast reaction. जी, ये जो हम बात करते हैं कि हमने स्टिमुलस अप्लाई किया और सोडियम चैनल ओपन हुए और फिर ये जो ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल है दैट बिकम्स इजियर। जैसे जैसे कैल्शियम कम होता जाएगा, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बिकम इजियर। इजियर का क्या मतलब है कि पहले अभी जो हमने बात की कि जी अगर -90 मिलीवोल्ट आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो थ्रेशोल्ड इज -65। ये थ्रेशोल्ड कम होता जाता है, यानी कि कैल्शियम जब नॉर्मल लेवल से कम होगा तो हो सकता है थ्रेशोल्ड -65 की जगह -70 हो जाए, और कम होगा तो -75 हो जाए, और कम होगा तो -80। यानी कि ये जो आपको थ्रेशोल्ड लेवल आपने जो रखा हुआ है फॉर पॉजिटिविटी टू डेवलप इनसाइड द नर्व टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल, ये रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। सोडियम चैनल की एक्टिवेशन, या इन अदर वर्ड्स इफ आई से एक्टिवेशन का क्या मतलब है, उनकी ओपनिंग दैट बिकम्स इजियर। ठीक है, यहां तक के जब आपका ड्रास्टिकली तकरीबन 50% जो है फॉल कर गया कैल्शियम फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू, तो क्या होता है, इतनी ज्यादा एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है कि स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली एक्शन पोटेंशियल फायर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और दैट कॉजेज टेटनी। टेटनी क्या है, आपका सारा मसल स्पैजम में चला जाता है। अगर नर्व्स जो है वो बार बार पोटेंशियल फायर करेंगी, जब नर्व बार बार एक्शन पोटेंशियल फायर करेंगी तो क्या नर्व जाके किसको स्टिमुलेट कर रही है, हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है, पेरिफेरल नर्व्स है, मसल को। तो क्या होगा, मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्पैज्म में जाएगा। ठीक है, और जो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, इफ दे गो इनटू स्पैज्म पर्सन कैन डाई। ठीक, तो इसलिए कैल्शियम लेवल्स जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द नॉर्मल रेंज बिकॉज देयर लेवल्स अफेक्ट द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द ये एक्साइटेबल टिश्यू लाइक नर्वस टिश्यू। और वो किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल रेंज से जब नीचे कैल्शियम फॉल करेगा तो आपकी जो सोडियम चैनल की एक्टिवेशन या ओपनिंग है वो प्रोग्रेसिवली इजियर होती जाती है, यहां तक के खुद ब खुद से एक्शन पोटेंशियल विदाउट स्टिमुलस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द सोडियम इनफ्लक्स। जी, अब पूछें। नो मैम, एक्चुअली आपकी आवाज कट गई थी तो ये स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज वाला पॉइंट सुनाई नहीं दिया। स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज में नहीं, क्योंकि खुद बहुत से एक्शन पोटेंशियल फायर होना शुरू हो जाएंगे। बार बार नर्व एक्शन पोटेंशियल फायर करेगी, मसल को जाके स्टिमुलेट करेगी, मसल स्पैज्म में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड, बार बार नर्व उसको स्टिमुलेट करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। इसी को हम टेटनी कहते हैं, ये जो मसल स्पैज्म डेवलप कर जाता है जब आपका कैल्शियम लेवल्स फॉल कर जाते। आगे चलो। यस मैम। अच्छा, प्रोपोगेशन तो हम कल करेंगे क्योंकि अब टाइम थोड़े मिनट रह गए। ऑन दी ऑपोजिट जो है, अभी जो मैंने आपको ये बात की कैल्शियम की, अगर इस कैल्शियम अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो सोडियम चैनल की एक्टिवेशन है वो मुश्किल होती जाएगी।
कैल्शियम जब नॉर्मल रेंज से बढ़ता है तो ये एक्साइटेबिलिटी को डिप्रेस करता है, आपके एक्साइटेबल टिश्यू की। जब कम होता है तो एक्साइट करता है। इसका मतलब जब बढ़ेगा तो डिप्रेस किस तरह करेगा कि सोडियम चैनल की ओपनिंग बिकम्स डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। अगर पहले -65 पे खुल रहे थे तो शायद अब -60 पे खुलें, -50 पे खुलें। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम है इसका कहते हैं एग्जैक्टली तो ये किस तरह सोडियम चैनल की एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन में इसका रोल है, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन जो गाइटन में और आपके लेवल पे जो अंडर ग्रेड की बुक्स हैं कहते हैं कि ये जो सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट होता है बाहर वाली साइड पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड, वहां पर ये कैल्शियम जो है ना इसका रोल होता है। जब कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल रेंज में हो तो ठीक है, जब नॉर्मल से कम हो तो ये एक्टिवेशन गेट जो है आसानी से खुलता है, और जब कैल्शियम अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ता है तो ये एक्टिवेशन गेट की ओपनिंग जो है ये मुश्किल हो जाती है। सो इट समवेयर एक्ट्स ऑन द एक्टिवेशन गेट ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एग्जैक्टली हाउ इट एक्ट्स उसकी तो रीजन अभी तक लोग नहीं मालूम कर सके, लेकिन ये कि वो यही है कि एक्टिवेशन गेट की ओपनिंग जो है इट बिकम्स इजियर when the calcium falls below normal level, and it becomes difficult when calcium rises above the normal levels. इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से लेके आगे चलेंगे। आप लोग जरूर इसकी आज एक रीडिंग कीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हुआ तो मुझे कल जरूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। मैम। अल्लाह हाफिज।